आज मैं मैप के ज़रिए भी और एक-एक टॉपिक को कवर अप करते हुए भी मैं आप लोगों को आज भारत की नदी और प्रमुख कुछ दर्रों के बारे में बताऊँगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो जियोग्राफ़ी होती है, सबसे पहले तो ये मैं थंबनेल में ही आप मैंने लिख दिया था कहाँ-कहाँ पूछी जा सकती है। एसएससी के भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, रेलवे और एनटीपीसी वगैरह के और स्टेट जो गवर्नमेंट होते हैं, जहाँ जियोग्राफ़ी आएगी वहाँ पे यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन 101% आता ही है। और जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन घूमता फिरता आता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जल्द से आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। पूरा विधिवत बताऊंगा, तो वीडियो को अंत से एकदम बारीक से देखिएगा, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा कि भारत की नदियां, जल संसाधन, ये टॉपिक हो गया हमारा अध्याय की लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जो एक झील है लोकटक झील, वो कहाँ स्थित है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या फिर आपकी मणिपुर में? तो देखो लोकटक झील कहाँ स्थित है, इसके बारे में अगर जानना है तो नीचे से सर्च करें। गोदावरी जो है ये तो अलग से हो गया, ठीक है? लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, ठीक है? कहाँ स्थित है? मणिपुर में। वो ऑप्शन में हमने पीडीएफ में थोड़ा गलती हो गई थी, उसको मैं सही कर लूँगा बाद में, जब पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दूंगा तो वहाँ सही हो जाएगी। तो लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, यह आप लोग ये सही कर लेना। उसके बाद विश्व और जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नहीं था, सीधे मैंने प्रमुख पॉइंट लिख लिया। प्रमुख पॉइंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बढ़ेंगे, ठीक है? देखो गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे नदी है, ये एक टॉपिक याद रख। गोदावरी नदी एक टॉपिक और है, यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। क्या नदी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये दो टॉपिक क्लियर हैं आप लोगों के कि गोदावरी नदी का प्रायद्वीप सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा कही जाती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर बात की जाए इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो इसे गंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी बनाती है। देखो गंगा पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन प्रायद्वीप भारत की जब भी बात होगी तो गोदावरी आपको सेलेक्ट करके आना है, गलत मत कर देना। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है आज का कि बोध घाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। बोध घाट एक परियोजना हुई थी जो भारत सरकार ने चलाई थी, उसमें कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं और उनके समझना है और उसका सही आंसर है। देखो पहला कथन क्या कहा उन्होंने कि कहा यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। बीजापुर होंगे, की है। इस परियोजना लगभग ये भी सही है। प्रश्न नंबर चौथा है हमारा कि इस परियोजना का प्रस्तावित बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 300 मेगावाट है, जो कि ये क्लियरिटी एकदम सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि सभी चार कथन सही है। मैंने पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ कि सभी चार कथन सही हैं। अब कुछ टॉपिक फिर इसमें हमने ऐड कर दिए, तो उन टॉपिक को पढ़ते हैं। देखो बोध घाट विद्युत, इंद्रावती नदी पर बनाने का प्रस्ताव कहा गई है। इस परियोजना ने बताया कि इस परियोजना से 3,66,580 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती है, 300 मेगावाट की बिजली भी उत्पित होती है। ये सब कुछ बता दिया हूँ और ये सब कुछ वहाँ पे कथनों वाइज दिया गया था, तो इसीलिए एक एक टॉपिक को और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे परियोजना के बारे में कुछ और टॉपिक लिख दिया था। सभी कथन सही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है? भारत के ऊंचे बांध की अगर बात की जाएगी तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा, आप लोग बताइएगा, वरना मैं तो बताऊंगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात का, हीराकुंड बांध उड़ीसा का, टिहरी बांध उत्तराखंड का या भागरनगर बांध हिमाचल प्रदेश का? सही आंसर हमारा है कि सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में स्थित है, सबसे ऊँचा बांध है, ठीक है? और टिहरी बांध के बारे में कुछ जानकारी निकाल लेते हैं। सबसे ऊँचा बांध टिहरी बांध है, सॉरी फॉर दैट। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य में स्थित है, 260.5 मीटर की सबसे ऊंचा बांध है। यह दुनिया के शीर्ष 10 सबसे ऊंचे स्तंभों में जगह रखता है। बांध की ऊंचाई सब 260.5 मीटर है। बांध की लंबाई 275 मीटर है। बांध का प्रकार रॉक फिल है। जलाशय की क्षमता 21,000 एकड़ फीट है और स्थापित क्षमता 1,000 मेगावाट है, ठीक है? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? सरदार सरोवर बांध के बारे में कुछ यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, तो आप लोग खुद पढ़ लीजिए या मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या है इसमें।
यहाँ लिखा गया है कि यहाँ गुजरात राज्य में स्थित है और यह नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। यह बांध मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के अन्य पड़ोसी राज्यों को लाभान्वित करता है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अब इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि कह क्या रहा है। देखो, कह रहा है कि हमारा क्या है कि एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। कैसा बांध? पहले एक शब्द गुरुत्वाकर्षण बांध। इस नदी का निर्माण नदी पर किया गया। कहाँ इसका निर्माण किया? नदी पर, नर्मदा नदी पर। इसे गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है और भारत के 4 राज्यों को लाभ होने वाला है। यह संभवतः किसके बारे में विवरण है? ठीक है, इतना टॉपिक आप लोगों को बता दिया गया है। अब ये किसके बारे में निर्माण, किस बांध के बारे में यहाँ पे बात की गई है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो उकाई बांध हो गया, कांडाला बांध हो गया, सरदार सरोवर बांध हो गया, कोयना बांध हो गया, भीमताड़ बांध हो गया। यहाँ पे 4 बांध के नाम भी दिए गए। अब इनमें से कौन सा बांध जो गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सरदार सरोवर बांध। ओके, सरदार सरोवर बांध नर्मदा बांध के नर्मदा जिले की केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना एक टर्मिनल बांध है। ये 4 राज्यों को जल मतलब बिजली की पूर्ति करने वाला है। इसकी जो आधारशिला 5 अप्रैल 1961 रखी गई थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। यहाँ पे मैंने ऐड भी किया है कि उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। गुजरात की जीवन रेखा भी इसे ही कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से ये 3.5 किलोमीटर दूर भी है। ओके, यह सरदार सरोवर नर्मदा प्रोजेक्ट है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे नर्मदा नदी सरदार सूरत में गुजरात के पास बनी, गुजरात में बनी है। यहाँ पे सूरत राज्य है। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, गुजरात यहाँ पे सूरत राज्य के करीब में बनी है। मध्य प्रदेश की जो लाइन है नर्मदा नदी से बगल में बनी हुई है। जैसा मैंने उसमें बताया था, अहमदाबाद आपका उससे जो है बिजली की पूर्ति पाता है। ओके, श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? श्री सैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तुंगभद्रा नदी, पेन्ना नदी, कृष्णा नदी या गोदावरी नदी? सही आंसर है आपका कृष्णा नदी। श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुर्नूल जिले में स्थित है। कृष्णा नदी पर श्री सैलम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। श्री सैलम परियोजना देश की 12वीं सबसे जल विद्युत परियोजना है, सबसे बड़ी। 512 मीटर लंबे, 145 मीटर ऊंचे और बांध का निर्माण एक गहरी खाई में किया गया था। बाएं किनारे में जल विद्युत शक्ति केंद्र 6 × 150 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है और दायां किनारा 7 × 110 मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है। श्री सैलम बांध 215 टीएमसी फीट के सकल भंडारण के साथ जलाशय बनाता है। श्री सैलम जल विद्युत स्टेशन भारत की तीसरी सबसे बड़ी निर्माण परियोजना है। ओके, जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र, अब यहाँ पे कुछ आप लोगों को बता देते हैं। जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र और उनके राज्य बता देते हैं। देखो, जो भांगड़ा नांगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो सतलुज नदी पर बना है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, तो इसकी चिंता मत करिए कि मैं सिर्फ पढ़ा के छोड़ दूंगा। आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा डेली। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भागीरथी नदी के किनारे स्थित है और उत्तराखंड राज्य में स्थित। ठीक है, हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट महानदी में स्थित है और ओडिशा राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कृष्णा नदी में है और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नर्मदा नदी में और गुजरात नदी में स्थित है, गुजरात शहर में स्थित है। कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कोयना नदी में स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हमारा लास्ट है बाली मेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट सिल्लेरू जिले में स्थित, सिल्लेरू नदी में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? दर्रे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं दर्रों का एक स्पेशल वीडियो ले आऊँगा, उसमें मैं 15 से 20 दर्रे बता दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आप लोगों को। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो जो जिला दर्रा है या नाथुला दर्रा है या लिपुलेख दर्रा है, सिपकीला दर्रा है। सिपकीला दर्रा है, कौन सा दर्रा है वो आप लोगों को बताना है। तो कौन सा दर्रा वो आप लोगों को बताना ही है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा स्थित है। इसका मैं मैप भी लगा दूंगा, मैप में आप लोगों को समझा दूंगा अच्छे से। देखो, यहाँ पे बात की गई है कि सिपकीला दर्रा भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा स्थान है। सतलज नदी सिपकीला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है। यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत की तीसरी सीमा है। ठीक है, इतना तो पता चल ही गया होगा। अब आप लोगों को कुछ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सिंपल सा एक मैप यहाँ पे दिया गया है, जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों का। ये यहाँ पे देखते हैं कारकोरम पास है,
ये दर्रे हैं यहाँ पे जो दिया गया है, आप लोगों को एक एक दर्रे से अच्छे से बता देता हूँ। ये मनिटिका और परपिक पास है, जो कि कुजेम्बर पास भी कहा जाता है। दर्रे हैं जो ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं, दर्रे हैं। इन दर्रों से ये जोजिला दर्रा है यहाँ पे आपका कुर्नल ला है, चांग ला है, लानक ला है, फिर पंजाल दर्रा है, बेहनाल पास है, रोहताक पास है, बारालाचाला है। बारालाचाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको मैं दर्रों के क्लास में आप लोगों को समझा दूंगा। तो दर्रे की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे बोहन पास है, इधर लिपू लेक लंपरिया दूधा से। अब यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत की तीसरी सीमा स्थान है, वही टॉपिक फिर से आ गया है। अब क्वेश्चन हमारा अगला है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तिस्ता, सियांग, टोस या मानस। तिस्ता, सियांग, टोस या मानस। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा टोस। टोस नदी एक प्रमुख बारहमासी हिमालयी नदी है जो उत्तराखंड के गढ़वाल संभाग से होकर बहती है और हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करके जाती है। ठीक है, यह यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई 148 किलोमीटर है और इस नदी का उद्गम बंदरपुच पर्वत है। टोस नदी उत्तराखंड में देहरादून शहर के पास कल्सी के नीचे बहती है। देहरादून के पास कल्सी है, कल्सी के नीचे बहती है। ये आपसे पूछ सकता है टोस नदी कहाँ बहती है, तो आप लोग कहेंगे उत्तराखंड में देहरादून शहर के पास कल्सी के नीचे बहती है। अगला अब कुछ नदी के बारे में देख लेते हैं, स्रोत उद्गम स्थान देख लेते हैं उनका कहाँ कहाँ से होता है। देखो, अगर बात की जाए हिमालय तो उद्गम स्थान गंगा डेल्टा। वहाँ सहायक नदी क्या है? वालसा नदी, लोहित नदी, ग्न्यांग नदी, कोलांग नदी। दक्षिणी सहायक नदी मानस, बेगी, डोंडक, कैमंग। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के बारे में हमने बताया है। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में अच्छे से बता लेता हूँ कैसे क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है सीधे। अब इनकी जो बगल में आप लोगों को ये टेस्टा, संकोस, मानस, ब्रह्मदी, सुबनश्री, शिलांग, दिबांग, लोहित, ये बरलसा, डुकाऊ, धानश्री, कोपली इनकी सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी है जो ब्लैक डॉट देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी भारत से ऐसे प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पे मैं मैप क्लियर नहीं हो रहा होगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं एक स्पेशल वीडियो में नदियों का जो है मैप के सहारे एक अच्छे से समझाने का कोशिश कर दूंगा। कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध स्थित है? इसमें 3 ऐसे बांध हैं जो कर्नाटक में नहीं, एक ही बांध ऐसा है जो कर्नाटक में है। वो कौन सा बांध है वो आप लोग जानते होंगे। तुंगभद्रा बांध है, गांधी सागर बांध है, श्रीशैलम बांध है, मुलीपेरियार बांध है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। 5 राष्ट्रीय उद्यान और 23 वन्यजीव अभयारण्य हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की आधिकारिक भाषा कन्नड़ है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। मूल पेरियार बांध केरल में स्थित है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर बात की जाए कुछ बांध और उनकी नदी के बारे में तो कुछ इस प्रकार हैं। अलमट्टी बांध है, कृष्णा नदी पर स्थित है। भद्रा बांध भद्रा नदी पर स्थित है। हेमवती बांध हेमवती नदी पर स्थित है। लखिया बांध लखिया नदी पे स्थित है। लिंग नामिकिया बांध शरावती नदी पर और मलप्रभा बांध मलप्रभा नदी पे। इन चीज़ों से एक चीज़ आपको क्लियर होगी, जो नदी होगी उसी के नाम से बांध भी बनाया जा रहा है, पर सबके साथ नहीं है, कुछ के साथ जरूर है। अगर ऐसा कुछ देखे तो आप टिक वही करके आइएगा। मूसी नदी में निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या महानदी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका कृष्णा। मूसी नदी तेलंगाना से होकर बहने वाली दक्कन पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। मूसी नदी को मुसनेरू या मूसा नदी या मुचंगंडा नाम से भी जाना जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। उस्मान सागर और हिमायत सागर इस पर बने बांध है जो हैदराबाद के लिए पानी के स्रोत के रूप में काम करते हैं। ठीक है, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन में आपको मिलेगा ताप्ती, गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कृष्णा। अब कुछ नदी और उनकी सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं, अच्छे से आप लोगों को बता देते हैं। देखो, सिंधु नदी हिमालय की सहायक नदी है। जास्कर, दास, गतार, सोएक, सिगार, बोरा, गिलगित आदि इनकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ। महत्वपूर्ण नदियाँ जो है इनकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी इनकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गंगा नदी घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, गोमती, देव नदी, यमुना नदी आदि इनकी वजह। यमुना की चंबल, बेतवा और केन ही इंपॉर्टेंट नदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है आज के दिन का कि प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी कि रानी की स्टेपवेल किस नदी पर स्थित है?
हुगली, यमुना, महानदी या सरस्वती? तो सही आंसर क्या होगा? आप देखो, हुगली नदी, यमुना नदी, महानदी या सरस्वती नदी? तो सही आंसर है हमारा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के तट पर रानी की वाव शुरू में 11वीं शताब्दी ईस्वी में एक राजा स्मारक के रूप में बनाया गया था। ये गुजरात में स्थित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की भूमिगत जल वास्तुकला के विशिष्ट रूप में एक असाधारण उदाहरण है। इस स्टेप वेल का निर्माण सोलंकी राजवंश की रानी उदयमती ने 11वीं शताब्दी में अपने मृत पति भीमदेव प्रथम के स्मारक के रूप में किया था। ये भी पूछ सकता है आपसे, लेकिन इतना बहुत डीपली नहीं जाएगा किसी भी में, तो उसकी चिंता मत करिए। अगर कुछ ऐसा होता तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसकी खुदाई तक बड़े पैमाने पर संरचना को भर दिया गया है और दफनाया गया है। रानी की वाव की पवित्रता पर प्रकाश डालती है क्योंकि इसे पृथ्वी की सतह के नीचे एक उल्टे मंदिर के रूप में बनाया गया है। कुछ और चीज़ें यहाँ पे जान लेते हैं। हुगली नदी, देखो, नए 100 रुपये के नोट में रानी की वाव, रानी की स्टेबल और गुजरात के पाटन में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नामित है। ठीक है। अगर हुगली नदी की बात करी जाए तो हुगली नदी के बारे में कुछ इस प्रकार इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि हुगली नदी पवित्र गंगा या गंगा नदी का एक वितरण है। यह पश्चिम, अगर आपको वितरण नहीं पता है तो मैं बता दूं, वितरण वो होती है जो नदी से निकलती है लेकिन नदी में मिलती नहीं है। वितरण है पश्चिम बंगाल राज्य में एक नदी है और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए जीवन की रेखा भी है। यमुना नदी हिमालय से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1376 मीटर है और ताजमहल यमुना नदी के तट पर स्थित है। महानदी पूर्व मध्य भारत की प्रमुख नदी है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती। हीराकुंड बांध महानदी पर ही बना है। एक बांध और याद कर लीजिए आप लोगों को कि हीराकुंड बांध कहाँ बना है, तो महानदी पर बना हुआ है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जोग फॉल किस राष्ट्र में स्थित है? जोग फॉल किस राज्य में स्थित है? देखो, उत्तराखंड, कर्नाटक, झारखंड या सिक्किम? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। जोग फॉल सिमोग जिले में के पश्चिमी घाट सागर तालुक में स्थित शरावती नदी पर एक झरना है। यह भारत में दूसरा सबसे प्लंज झरना, ऊंचा प्लंज झरना है। यह खंडित झरना जो बारिश और मौसम पर निर्भर करता है और प्लंज झरना बन जाता है। ठीक है। फॉल पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है और मुक्त गिरते झरने की सूची में 36वें स्थान पर है। अगर कुल ऊंचाई की बात की जाए तो यह दुनिया में 490वें स्थान पर है। जलप्रपात डेटाबेस द्वारा विश्व में एकल बूंद झरने की सूची में 128वें स्थान पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी, कृष्णा, सोन या श्रावस्ती? तो सही आंसर हो जाएगा सोन नदी। अब यहाँ पे कुछ बांध और उनके नदी बताए गए। हीराकुंड बांध महानदी, टिहरी बांध भागीरथी, भवानी सागर बांध भवानी में और रिहंद बांध रिहंद में, कोयना बांध कोयना नदी पर, मेट्टर बांध कावेरी नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा पे, सरदार सरोवर बांध नर्मदा पे, भांगन नंगल बांध सतलुज में। उनके राज्य भी यहाँ पे दिए गए हैं। और कुछ नागार्जुन बांध कहाँ स्थित? कृष्णा तेलंगाना में, चरथोनी बांध चरथोनी में, कृष्ण सागर बांध कावेरी में, बीसलपुर बांध बनास में, मैथन बांध बरकार में, पोचम श्री सागर जिसे कहते हैं गोदावरी में, श्री सैलम कृष्णा नदी पर है, उकाई आपकी तापी पर मिल जाएगी, पोंग आपको व्यास नदी पर मिल जाएगी। अब बांग सागर की एक छवि देख लेते हैं। बाण सागर की छवि मैंने थंबनेल भी लगाया और यहाँ पे भी दिखा देते हैं कैसे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ये ऊपर यहाँ पे बने उनके जो कि डायोप्टर क्या कहते हैं, जो बिजली का उत्पादन करते हैं। यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी, यहाँ पे कंट्रोलिंग बोर्ड भी लगा हुआ है। ये जो लोहे के आपको गेट दिख रहे हैं, ये कंट्रोल बहुत दूर से किए जाते हैं। यहाँ पे ऑफिस होता है इनका, वहीं से कंट्रोल किए जाते हैं। ये बांध आपको दिख रहे होंगे। और जो पानी अभी एक बांध से निकला है, नीचे यहाँ पे वो बने होते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, घूमने के लिए चक्के बने होते हैं। चक्के घूमते हैं तो उनसे बिजली की उत्पादन होती है। अभी एकदम सूखा बांध था, पानी थोड़ी देर में छूटेगा तो एकदम लबोलब भर जाता है। इसी हिसाब से गिराया जाता है कि वो हो जाए। ठीक है। अब बाण सागर की जो छवि थी वो दिखा दिया। अब क्वेश्चन हमारा अगला है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है? ठीक है। तो बेतवा, कावेरी, चेनाब या गोमती? तो बेतवा नदी का उद्गम विंध्य श्रेणी से होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे दिया भी गया है। विंध्य श्रेणी, विंध्य श्रेणी की ऊंचाई 300 से 650 मीटर होती है। विंध्य श्रेणी ज़्यादातर प्राचीन काल की क्षैतिज रूप से बेडौल तलछटी चट्टानों से बनी नदी है। यह गंगा तंत्र और दक्षिण भारत की नदी तंत्र के बीच एक जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। विंध्य श्रेणी चंबल, बेतवा की केन, जरी नदियों का उद्गम होता है। बेतवा नदी यमुना की एक सहायक नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अगर चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ऐसी वीडियो आती थी। मैंने सिर्फ 15 क्वेश्चन बताए हैं। आप लोगों को कितने क्वेश्चन बताएं? 15।
जो कि टॉपिक वाइज थे। अब उन 15 के हर एक विकल्प को इस विस्तार से किया, मतलब कि अगर एक में तो 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हुए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने बताए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में हमने ऐड किए थे। तो उम्मीद है कि इस 15 से आपके 60 से 70 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे। मिलते हैं किसी और क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस टॉपिक पे चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर आपको आते थे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में।